हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। आज की ये क्लास एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है और यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर पर आधारित है। सेकंड पेपर में हम कबीर के ऊपर 4 क्लासेस ले चुके हैं, वो आप तक पहुंच चुकी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर हम 3 कक्षाएं ले चुके हैं, आप तक पहुंच चुकी हैं। और आज मलिक मोहम्मद जायसी पर हम एक चौथी और अंतिम कक्षा रिकॉर्ड करने चल रहे हैं, जो आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी पर हमारा जो मूल क्वेश्चन है वो क्या है। फिर हम जानेंगे कि इस मूल क्वेश्चन को किन किन तरीक़ों से पूछा जा सकता है। और ये सवाल मैं 15 अंक के हिसाब से लिखवा रहा हूँ और हमें पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि 10 और 5 नंबर के सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आपके एग्जामिनेशन में 15 अंक के ही सवाल आने की पूरी संभावना है और 10 सवाल आएंगे जिनमें से आपको 5 करना रहेगा। उसमें से कुछ व्याख्याएं हो सकती हैं और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं आगे इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। एक मॉडल पेपर मैं 2 या 3 मॉडल पेपर बना करके दूंगा आपको कि किस तरह से आपका पेपर आएगा और उसे आप इन टाइम सॉल्व करके देख लें कि क्या आप अपने निर्धारित समय में उसे सॉल्व कर पाते हैं उन 5 क्वेश्चंस को। तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनेशन के पहले। तो वो मैं 4-5 दिन में 6 दिन में आपको दूंगा वो पेपर। आपका एग्जामिनेशन होने के 2 दिन पहले वो पेपर ज़रूर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए हम लोग जायसी पर आज अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो मूल क्वेश्चन है ये है जायसी की प्रेम पद्धति। यानी अगर सवाल आता है जायसी की प्रेम पद्धति पर, जायसी की प्रेम पद्धति की विशेषता पूछ सकता है, जायसी की प्रेम पद्धति कैसी है इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए पूछ सकता है, जायसी की प्रेम पद्धति की समीक्षा कीजिए पूछ सकता है। कुल मिलाकर जायसी की प्रेम पद्धति के आसपास सवाल आपका रहेगा। लेकिन घूम फिर करके ये सवाल 2-3-4 तरीक़ों से भी आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है? हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सिद्ध कीजिए जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। तो वही सवाल है जायसी की प्रेम पद्धति। ठीक है, जायसी सिद्ध कीजिए कि जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। यह हो सकता है आ जाए कि जायसी की जो प्रेम पद्धति है वो सूफी प्रेम पद्धति है, सिद्ध कीजिए। जायसी की प्रेम पद्धति सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है, ये सिद्ध कीजिए, ये सवाल आ सकता है। या ये आ सकता है कि जायसी की जो प्रेम पद्धति है वो फारसी प्रेम पद्धति पर आधारित है। इस तरह से भी इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको प्रेम की पीर के कवि के रूप में पूछ सकते हैं, फारसी प्रेम पद्धति पूछ सकते हैं, सूफी प्रेम पद्धति पूछ सकते हैं और जायसी की प्रेम पद्धति की विशेषताएं पूछ सकते हैं। इस तरह से घूम फिर करके यह सवाल आ सकता है। तो आप मूल हेडिंग डालेंगे जायसी की प्रेम पद्धति और ये जायसी पर अंतिम सवाल होगा। इसके बाद हम लेंगे सूरदास या तुलसीदास, इन दोनों में से किसी को हम लेंगे जिन पर हम एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे जायसी की प्रेम पद्धति। ये छोटा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ये पूछा जाएगा 15 अंक में ही अगर पूछा जाएगा तो। चलिए लिखते हैं, जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है जो भारतीय प्रेम पद्धति पर आधारित न होकर फारसी प्रेम पद्धति पर आधारित है। फारसी प्रेम पद्धति पर आधारित है। सूफी पद्धति पर पल्लवित प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि सूफी प्रेम पद्धति पर पल्लवित प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसमें इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इश्क मजाजी के द्वारा
इश्क हकीकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि उसमें लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा होती है। या यूँ कह लीजिए कि उसमें लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना या चर्चा होती है। अब एक लाइन छोड़ करके एक हेडिंग लिखेंगे, सूफी आबलिक फारसी प्रेम पद्धति का प्रभाव। सूफी आबलिक फारसी प्रेम पद्धति का प्रभाव डैश करके लिखेंगे। सूफी मत में ईश्वर एक है जिसे हक कहते हैं। हक, सूफी मत में ईश्वर एक है जिसे हक कहते हैं। आत्मा बंदे के रूप में प्रकट होती है। आत्मा बंदे के रूप में प्रकट होती है और बंदा इश्क के सूत्र में बंधकर हक तक पहुंचने का प्रयास करता है। हक तक यानी ईश्वर तक, हक तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसमें उसे 4 मंजिलें पार करनी होती हैं। इसमें उसे 4 मंजिलें पार करनी होती हैं, जिन्हें शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत कहा जाता है। इस प्रेम को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब एक लाइन छोड़ करके आप हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग, लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादन। लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादन। लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादन। पद्मावत की कथा के अंत में रत्नसेन अलाउद्दीन के बंधन से छूटता है। लेकिन वह किसी दूसरे युद्ध में मारा जाता है। जिसके कारण पद्मावती और नागमती सती हो जाती हैं। रतनसेन रूपी बंदे की आत्मा फना होकर अनल हक की अधिकारिणी बनती है। रतनसेन रूपी बंदे की आत्मा फना होकर अनल हक की अधिकारिणी बनती है। अनल हक मतलब अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं, वही वहाँ पर है अनल हक। इस्लाम में अनल हक की अधिकारिणी बनती है और वह पद्मावत रूपी हक यानी ब्रह्म में एकाकार हो जाती है। पद्मावत रूपी हक यानी ब्रह्म में एकाकार हो जाती है। पद्मावती का सौंदर्य इसीलिए सामान्य न होकर अलौकिक है। पद्मावती का सौंदर्य इसीलिए सामान्य न होकर अलौकिक है। ऐस करके एक उदाहरण लिखेंगे। नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर। नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर। सेकंड लाइन, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर। हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर।
एक लाइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके एक उदाहरण और लिखेंगे। दोनों में से जो आसानी से याद हो जाए वो लिखिएगा, या स्पीड अच्छी हो दोनों लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे रवि शशि नखत दीपहि वही ज्योति। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति। रतन पदारथ मानिक मोती। रवि शशि नखत दीपहि वही ज्योति। रतन पदारथ मानिक मोती। इन्होंने क्लोज करेंगे, फुल स्टॉप लगा इन्होंने क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण। पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण। सूफी प्रेम पद्धति का अनुसरण होने के कारण ही, सूफी प्रेम पद्धति का अनुसरण होने के कारण ही जायसी जी ने इसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य को, जायसी जी ने इसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य को अनुपम, अलौकिक एवं अद्वितीय सिद्ध किया है। अनुपम, अलौकिक एवं अद्वितीय सिद्ध किया है। इसीलिए मानसरोवर में स्नान के अवसर पर, इसीलिए मानसरोदक में स्नान करने के अवसर पर वह सरोवर भी पद्मावती के पैरों का स्पर्श पाकर धन्य हो जाता है। पद्मावती के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो जाता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। कहा मानसर चाह सो पाई। कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप यहाँ लगी आई। कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप यहाँ लगी आई। एक लाइन लिखेंगे। भा निर्मल तिन्ह पायन परसे। भा निर्मल तिन्ह पायन परसे। पावा रूप रूप के दरसे। भा निर्मल तिन्ह पायन परसे। पावा रूप रूप के दरसे। तो ये दोनों पंक्तियां हम एक साथ लिखेंगे। ये दो उदाहरण नहीं है, ये दोनों एक उदाहरण है। कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तिन पायन पर से। पावा रूप रूप के दर से। लिखेंगे पद्मावती रूपी, ब्रह्म रूपी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही, ब्रह्म रूपी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य के कारण ही मानसरोवर भी उस पर विमुग्ध हो जाता है, उस पर मुग्ध हो जाता है। मानसरोवर भी उस अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, फोर का मंद लगा करके। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर हिलेई। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर हिलेई। पाँव छुए मकु पावों। छोड़िए, अच्छा सिर्फ एक ही लाइन लिखिए, ज़्यादा हो जाएगा। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर हिलेई। ठीक, फुल स्टॉप, इन्होंने कहा क्लोज कर दीजिएगा। अब हम डालेंगे, अब आगे हम चलेंगे, लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 4, प्रेम तत्व की गहन विवेचना। प्रेम तत्व की गहन विवेचना। इसमें लिखेंगे फारसी प्रेम पद्धति का अनुसरण करने के कारण ही जायसी ने
फारसी प्रेम पद्धति का अनुसरण करने के कारण जायसी ने पद्मावत में प्रेम तत्व की गहन विवेचना की है। प्रेम तत्व की गहन विवेचना की है। जायसी जी ने प्रेम को आसमान से भी ऊंचा तथा ध्रुव नक्षत्र से भी ज़्यादा अडिग कहकर पुकारा है। ध्रुव नक्षत्र से भी ज़्यादा अडिग कहकर पुकारा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक। प्रेम अदिष्ट गगन ते ऊंचा। प्रेम अदिष्ट गगन ते ऊंचा। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के दूसरा उदाहरण लिखेंगे। ध्रुव ते ऊंच प्रेम ध्रुव उआ। ध्रुव ते ऊंच प्रेम ध्रुव उआ। ठीक, ध्रुव ते ऊंच प्रेम ध्रुव उआ। फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रेम के जागृत होते ही, इस प्रकार के प्रेम के जागृत होते ही, इस प्रकार के प्रेम के जागृत होते ही जीव को 3 लोक एवं 14 खंड दिखाई देने लगते हैं। जीव को 3 लोक एवं 14 खंड दिखाई देने लगते हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा लगा करके लिखेंगे। 3 लोक 14 खंड सबय परय मोहि सूझ। 3 लोक 14 खंड सबय परय मोहि सूझ। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इस प्रेम के समुद्र को इतना विशाल बताया गया है कि, इस प्रेम के समुद्र को इतना विशाल बताया गया है कि जिसकी सीमा का पता लगाना, जिसकी सीमा का पता लगाना या जिसकी थाह का पता लगाना सर्वथा असंभव है। सर्वथा असंभव है। सिर्फ सच्चा प्रेम जागृत होने पर ही, सिर्फ सच्चा प्रेम जागृत होने पर ही प्रेमी हंस की तरह विशाल समुद्र को भी पार कर सकता है। हंस की तरह विशाल समुद्र को भी पार कर सकता है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा। प्रेम समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र। प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा। जहाँ न वार, जहाँ न वार न पार न थाहा। जिसका कोई आरो पार नहीं, इसे कोई था नहीं है। जहाँ न वार न पार न थाहा। ठीक, फुल स्टॉप लगा के उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। जायसी जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि, जायसी जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि दिव्य प्रेम के भिखारी को, दिव्य प्रेम के भिखारी को अपने प्रेम के अतिरिक्त ना तो समुद्र महान दिखाई देता है और ना ही गंगा जी। ना तो समुद्र महान दिखाई देता है और ना ही गंगा जी। वह तो प्रेम के समुद्र में डूबकर मर जाना अच्छा समझता है। वह तो प्रेम के समुद्र में डूबकर मर जाना अच्छा समझता है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। हम अपनी हर बात को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण देंगे। अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो ये ट्रिक आप हमेशा हर एग्जामिनेशन में रखिए। कोई भी बात कहिए
तो उसे सर्टिफाई करने के लिए डायरेक्ट वहाँ से कोई एक पंक्ति लिख करके उदाहरण के रूप में आप दीजिए। तो चलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन्होंने का अंदर लिखेंगे, हौं पद्मावत कर भिखमंगा, हौं पद्मावत कर भिखमंगा, दिष्टि न आव, दिष्टि मतलब कि दृष्टि, दिष्टि न आव समुद्र गंगा, हौं पद्मावत कर भिखमंगा, दिष्टि न आव समुद्र और गंगा। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और हम हेडिंग नंबर डालेंगे 4, प्रेम की पीर का चित्रण। हम डालेंगे हेडिंग नंबर 5, प्रेम की पीर का चित्रण, प्रेम की पीर का चित्रण। फारसी प्रेम पद्धति की ही भांति मलिक मोहम्मद जायसी ने, फारसी प्रेम पद्धति की ही भांति मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम की पीर अथवा विरह का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इसीलिए कवि ने नागमती के विरह की तीव्रता का वर्णन करते हुए लिखा है कि, नागमती के विरह की तीव्रता का वर्णन करते हुए लिखा है कि, डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, पीयूषो कहो संदेशणा हे भंवरा हे काग, पीयूषो कहो संदेशणा हे भंवरा हे काग। सेकंड लाइन, सो धनि बिरह जरि मुई, सो धनि बिरह जरि मुई, त्यहिक धुआं हम लाग, त्यहिक धुआं हम लाग। इन्होंने कॉमा लगा देंगे फुल स्टॉप करके, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, जायसी के प्रेम की पीर में या विरह में इतनी तीव्र आग है कि उससे, इतनी तीव्र आग है कि उससे राहु और केतु भी जल जाते हैं, राहु और केतु भी जल जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा भी जल जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा भी जल जाते हैं। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे, दाढ़ा राहु केतुगा दाधा, दाधा दाधा राहु केतुगा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा, दाधा राहु केतुगा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। सेकंड लाइन लिखेंगे, औ सब नखत तराई जरहीं, औ सब नखत तराई जरहीं, टूटहि लूक धरनि मह परहीं, टूटहि लूक धरनि मह परहीं, दाधा राहु केतुगा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा, औ सब नखत तराई जरहीं, टूटहि लूक धरनि मह परहीं। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, प्रेम की पीर के कारण, प्रेम की पीर के कारण विरह की अग्नि ऐसी निकली, विरह की अग्नि ऐसी निकली कि उससे जलकर पहाड़ भी अंगारे बन गए, उससे जलकर पहाड़ भी अंगारे बन गए, तथा कोयल, कौवे, भंवरे उसी आग में जलकर काले हो गए, उसी आग में जलकर काले हो गए। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे,
बिरह सांस तस निकसय झारा, बिरह सांस तस निकसय झारा, इतनी झार निकल रही है बिरह की अग्नि में। बिरह सांस तस निकसय झारा, दहि दहि पर्वत हों ही अंगारा। दहि मतलब जल करके, दहि दहि पर्वत, जल जल के जो पर्वत होते हैं, पर्वत हैं, वो अंगार बन जा रहे हैं। बिरह सांस तस निकसय झारा, दहि दहि पर्वत हों ही अंगारा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। हेडिंग नंबर 6, आध्यात्मिक संकेतों का चित्रण। आध्यात्मिक संकेतों का चित्रण। आध्यात्मिक संकेतों का चित्रण। फारसी प्रेम पद्धति का अनुसरण होने के ही कारण, फारसी प्रेम पद्धति का अनुसरण होने के ही कारण कथा के बीच बीच में, कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेतों की भरमार मिलती है। कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेतों की भरमार मिलती है। इन प्रतीकों में पद्मावती को ब्रह्म, पद्मावती को ब्रह्म, राजा रतन सेन को जीवात्मा, राजा रतन सेन को जीवात्मा, हीरामन तोता को गुरु, नागमती को सांसारिक संबंध, अलाउद्दीन को माया, राघव चेतन को शैतान तथा सिंघलगढ़ को हृदय के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। हृदय के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। तन चितौर मन राजा कीन्हा, तन चितौर, चितौर मतलब चित्तौड़, तन चितौर मन राजा कीन्हा, यानी तन को चित्तौड़ और मन को राजा की तरह चित्रित किया गया है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल, हिय मतलब हृदय, सिंघल यानी सिंघलगढ़, हिय सिंघल बुद्धि, बुद्धि माने बुद्धि, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, पद्मिनी चिन्हा। सेकंड लाइन, ये दोनों लाइन पंक्तियाँ लिखना आवश्यक है। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे निष्कर्ष। एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे जायसी की प्रेम की पीर के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है कि, जायसी की प्रेम की पीर के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है कि, डैश करेंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और लिखेंगे जायसी प्रेम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। जायसी प्रेम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने प्रेम कथा को, इन्होंने प्रेम कथा को, इन्होंने प्रेम कथा को रक्त की लेई से जोड़ा है। रक्त की लेई से जोड़ा है। लेई समझ रहे हैं, गोंद, रक्त की लेई से जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोकर गीला किया है। आंसुओं से भिगोकर गीला किया है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। एक लाइन छोड़ लिखेंगे
तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है और नागमती का रतन सेन के प्रति गार्हस्थ्यिक प्रेम यानी गृहस्थी से युक्त प्रेम, गार्हस्थ्यिक प्रेम है। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज। और इस तरह से हमने 2 महत्वपूर्ण वक्तव्य दे करके इस क्वेश्चन को निष्कर्ष रूप में लिख दिया है और इन दोनों कथनों ने आपके क्वेश्चन में 4 चांद लगा दिए हैं। और आप जानते हैं मैं विद्वानों आलोचकों के कथनों को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ वीडियोज़ बना करके। उसका पार्ट 1 मैंने शेयर कर दिया है। अब जहाँ कहीं भी आपको कबीर का कोई क्वेश्चन लिखने को आए तो वहाँ आप कबीर के संबंध में तमाम मैंने उदाहरण आपको अलग अलग विद्वानों को दिए हैं जो आसानी से आपको याद हो सकें, वो याद करके वहाँ पर लिखिएगा। इस तरह से जायसी को मैं दूंगा, सूर का दूंगा, सारे लोगों का देने का मैं प्रयास करूँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ उदाहरण लिखाने का प्रयास कम कर रहा हूँ ताकि आपको जो आसानी से याद हो सके आप वहाँ से डायरेक्ट उठा करके यहाँ लिख सकें। ठीक है, तो ये जो विद्वानों आलोचकों का जो प्रसिद्ध कथन है इसका पार्ट 1 आपको मैं दे चुका हूँ। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपको मिलेगा। तो चलिए हम जो जायसी पर बात कर रहे हैं एग्जाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत, वो आज चौथा क्वेश्चन था, चौथा पार्ट है। और ये जायसी पर हम अपना सवाल यहीं पर समाप्त करेंगे और हम अगले कवि के रूप में तुलसी या सूर को लेंगे और उस पर देखते हैं हम कितने क्वेश्चन आप तक पहुंचाते हैं या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इतनी देर तक आपने पढ़ाई लिखाई की, हमारे साथ आप बने रहे। उम्मीद करता हूँ आपको बातें हमारी समझ में आई होंगी। जो बातें आपको समझ में ना आई हों वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए हमारे सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।